ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, इस पहले ऑब्जेक्ट में हम लोग टाइप कास्टिंग को जानेंगे। यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, कैरवेर 1 और कैरवेर 2। कैरवेर 1 में जो है हमने कैपिटल ए असाइन किया है और कैरवेर 2 में हमने स्मॉल ए असाइन किया है। तो कोई भी चीज़ जब वो सिंगल कोट में होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे जो है दो आउटपुट स्टेटमेंट दिया गया है। तो कैरवेर 1 क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा कैपिटल ए। और ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा स्मॉल ए। अब जरा देखो, तो हम लोगों को ये पता है कि सी और सी प्लस प्लस में जो है, जो हम लोग आस्की कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आस्की कोड्स, तो आस्की कोड्स होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है वो 65 से शुरू होता है, 65 से शुरू होता है और 90 तक। फिर स्मॉल ए का होता है वो 97 से शुरू होता है, इसमें 32 जोड़ दो, और ये जाता है 122 तक। ठीक है। तो ये जो नीचे वाले दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये इसको हमने टाइप कास्ट किया हुआ। कैरवेर 1 को मैंने इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करके रखा हुआ है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल ए का आस्की कोड। तो कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है, 65। और नीचे वाला जो है ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 90। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कोई जो नई चीज़ सीखी है वो क्या है कि एक टाइप के डेटा टाइप को हम लोग दूसरे टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टाइप कास्टिंग। ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट जो है बिल्कुल वैसा है जैसा कि तुम लोग सी में और सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हो। अब आते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे जरा देखो, तो क्या है कि हमको आस्की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है। आस्की वैल्यू पहले वाले प्रोग्राम में भी प्रिंट हो रही और आस्की वैल्यू जो है वो दूसरे वाले प्रोग्राम में भी प्रिंट होगी। काम हम लोग एक ही कर रहे हैं, बट करने का तरीका हमारा अलग है। ठीक है। अभी देखो, तो ये जो दूसरा वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने कैरवेर 1 में जो है क्या लिया हुआ है, तो कैरवेर 1 में जो है हमने लिया हुआ है ए, कैपिटल ए। और अब हमने कैरवेर 2 नाम का जो वेरिएबल लिया है, उसको उसका डेटा टाइप मैंने क्या रखा है, उसका डेटा टाइप मैंने रखा है आईएनटी। ठीक है, आईएनटी रखा है। और अब क्या किया है, कैरवेर 1 को हमने कैरवेर 2 में असाइन कर दिया है। तो कल के पहले वाली जो क्लास थी वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर जो है 4 टाइप का होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है। तो जो यहाँ पे कैरवेर 2 है वो इंटीजर टाइप का है। और हमने क्या असाइन किया है, तो हमने असाइन किया है कैरवेर 1। ठीक है। यानी कैपिटल ए हमने इंटीजर में असाइन कर दिया है। ठीक है। और ये असाइनमेंट परफेक्टली लीगल है। अब ये जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला वाला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैरवेर 1, ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट कैपिटल ए। और जब हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, तो आस्की कोड को प्रिंट करेगा। ये देखो, ये आस्की कोड प्रिंट करेगा और आस्की कोड क्या होगा, कैपिटल ए का 65। ठीक है। तुम लोग एरे का कंसेप्ट सी में पढ़े हो। तो सी में जब एरे हम लोग यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने एक एरे जो है लिखा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ एक एरे जो है हमने लिखा हुआ है। ये चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि तुम लोग सी में यूज करते हो, बट एक चीज यहाँ नई है, वो ये है कि हमने फार लूप के अंदर जो है
एक वेरिएबल आई जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। सी में क्या होता है, सी में ये होता है कि जहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, और एरे को लेकर सी में जो बात है वही चीज़ें जावा में भी है। सी में क्या है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, तो जावा में भी यही डिफिनीशन वैलिड है। सी में तुम लोगों को पता है कि अगर एरे की साइज n है तो इंडेक्सेज स्टार्ट होंगे 0 से लेके n-1 तक। मसलन यहाँ पे हमारे जो एरे ए है उसमें 5 आइटम्स हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो 10 किस इंडेक्स पे आएगा, 10 आएगा 0 पे, 20 आएगा 1 पे, 30 आएगा 2 पे, 40 आएगा 3 पे और 50 आएगा 4 पे, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को सी में यही काम करना होता कि इस एरे के एक एक आइटम को डिस्प्ले कराना होता तो तुम लोग क्या लिखते, प्रिंटफ %d और ए ऑफ आई, कुछ ऐसा लिखते, ए ऑफ आई तुम लोग ऐसा लिखते, और आई की वैल्यू को चेंज कराने के लिए तुम लोग एक लूप चलाते। तो लूप बिल्कुल हमने ऐसे यहाँ चला दिया, और अब जैसे सी में तुम लोग एसेस कर रहे थे, सिर्फ मैंने वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, प्रिंटफ की जगह पे मैंने लिख दिया system.out.println, और हमने यहाँ पे पास कर दिया ए ऑफ आई। अब ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमको क्या मिलेगा, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 और ए ऑफ 5, सॉरी ए ऑफ 4। तो 10, 20, 30, 40 और 50 ये पांचों आइटम्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो नीचे वाला जो कोड है वो ये बताएगा कि सी का जो एरे है और जो जावा का एरे है उन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। देखो, सी और सी प्लस प्लस में अगर तुम एरे का कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और तुम इंडेक्स को पार कर गए, जैसे मान लो तुम्हारे एरे की साइज है 5, ठीक है, तो उसमें जो सबसे आखिरी इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एरे ऑफ 4, ठीक है। चौथा इंडेक्स सबसे हाईएस्ट इंडेक्स होगा क्योंकि हमारे एरे की साइज क्या है, 5 है, तो हमको पता है कि एरे के इंडेक्सेज स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अगर सी में या सी प्लस प्लस में हम लोग ए ऑफ 4 या एरे ऑफ 4 की जगह पे एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 6 या एरे ऑफ 7 लिखें तो हमारे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा कंपाइलर जो है कंपाइलेशन टाइम पे एक वार्निंग मैसेज हमको देगा कि हम लोग जो है जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने जा रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन जावा में क्या है कि अगर हम लोग एरे में किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने जा रहे हैं जो इंडेक्स हमारे एरे का नहीं है, तो जो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो रन टाइम सिस्टम है, वो हमको एक एक्सेप्शन रिपोर्ट करेगा। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एरर और एक को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एरर जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से हमको एरर मिलती हैं जब हम लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते। और एक्सेप्शंस क्या है, तो एक्सेप्शंस आर लॉजिकल बग्स, ठीक है। जावा में जो भी एक्सेप्शंस है, आगे हम लोग एक्सेप्शन पे पूरा एक लेक्चर देखेंगे। तो अभी ये वाला जो प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट नंबर 4, उसको जरा देखो, तो ऑब्जेक्ट नंबर 4 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 4 में क्या हो रहा है, हमने एक नया टर्म जो है यूज किया है, वो है लेंथ। लेंथ लेंथ ठीक है, और मैं इसको जरा बड़ा कर रहा हूं। देखो, ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को जरा कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों प्रोग्राम में बस एक चीज का अंतर है, यहाँ पे जो हमने लिखा है i इज लेस देन 5, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है a डॉट लेंथ, a डॉट लेंथ, ठीक है। तो a है क्या, बेसिकली a जो है, a हमारा एक एरे है जिसकी साइज है 5, ठीक है। तो हमने लिखा a डॉट लेंथ। देखो, जावा में एक फीचर हमको मिलता है, एक एट्रीब्यूट हमको मिलता है एरे के केस में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ।
अब हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे एरे की साइज क्या है, वो भी रन टाइम पे। रन टाइम पे जावा में हम लोग इस बात को चेक कर सकते हैं कि हमारे एरे की साइज क्या है। और कैसे चेक करेंगे? तो लेंथ नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग कॉल कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। तो लेंथ नाम का एट्रीब्यूट हमें कैसे कॉल करना होगा? तो हम लोग लिखेंगे ए डॉट लेंथ। ए क्या है? ए इज द नेम ऑफ एरे। तो हो सकता है कि तुम्हारे एरे का नाम XYZ हो या एज हो या स्टूडेंट हो, तो हमें उसके लेंथ को अगर जानना है तो हम लोग लिखेंगे एज डॉट लेंथ। ठीक है, जो भी एरे का नाम होगा, एरे का नाम डॉट लेंथ। तो इन दोनों प्रोग्राम को अगर कंपेयर करो तो ये जो है डिफरेंस मिल रहा है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ए डॉट लेंथ। तो तुम लोग चाहो तो इस चीज को नोट कर लो कि लेंथ लिखो, लेंथ is an attribute, length is an attribute which is used to know the size of array at the run time, ठीक है। और अब मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है ए डॉट लेंथ, तो इस चीज को लिख लो, ए डॉट लेंथ वेयर ए इज नेम ऑफ एरे। ए इज नेम ऑफ एरे। तो ये प्रोग्राम नंबर 3 और प्रोग्राम नंबर 4 जो था, इन दोनों में हम लोग बेसिकली एक ही काम कर रहे हैं कि एरे में जो भी आइटम्स हैं उन आइटम को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन इन दोनों काम को करने का तरीका अलग अलग है। एक जगह पे हमने इंटीजर कांस्टेंट यूज किया है और एक जगह पे हमने एरे की प्रॉपर्टी यूज की है लेंथ नाम की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। अपना अगला ऑब्जेक्ट है कि कोई एक एरे है और उस एरे में जो है हम लोगों को क्या पता करना है? तो हम लोगों को पता करना है कि एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट अभी हटा दो। हम लोगों को एक वेरिएबल लेना होगा फ्लोट नाम का एक वेरिएबल ले लो x, और उसकी वैल्यू असाइन कर दो 0.0f। ठीक है, 0.0f। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन को अभी डिलीट कर देंगे और हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स देखो, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। सी में तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। अगर हम लिख रहे हैं कि x प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होगा? हम लोगों को ये वाला स्टेटमेंट हटाना होगा। ये वाला स्टेटमेंट जो एवरेज हम लोग निकाल रहे थे, ये वाला स्टेटमेंट हमको हटाना होगा। और यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे x वाला, उसको लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? x प्लस दिस और a ऑफ i
डिवाइड बाई 5.0 AF। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 5.0 AF। तो दो चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट फ्लोट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज डबल। बाय डिफॉल्ट फ्लोट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज डबल। तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूं कि 5.0 और फिर मैंने लिखा 5.0 F, तो 5.0 मतलब इट इज अ डबल वेरिएबल सी में, और 5.0 F मतलब इट इज फ्लोट कांस्टेंट, पीछे F लगा हुआ है। तो जब हम इसको जोड़ के 5.0 F से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। ठीक है, अब जिसकी बात हम कर रहे थे कि सी में और C++ में अगर हम कोई एरे लें और उसकी बाउंड्री के बाहर हम लोग चले जाएं तो हमारा जो सिस्टम है सी का और C++ का, वो हमको कोई भी एरर जो है रिपोर्ट नहीं करेगा। अब जरा देखो, तो ये दो चीजें हैं, इसको जरा हम बड़ा कर रहे हैं, इसको जरा देखो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ मतलब आई की साइज, ए की साइज क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है आई लेस देन 5, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5। अब जरा देखो कि ये जो पहला वाला केस है, यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा, तो 5 बार चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे चलेगा पहले वाले में। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पे हमारा लूप चलेगा 6 टाइम। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 5 तक। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये वैलिड इंडेक्सेस हैं किसके, ए के। लेकिन इस एरे ए में 5वें इंडेक्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हमारा जो जावा का सिस्टम है वो एक एक्सेप्शन जो है थ्रो करेगा। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं रन टाइम बग्स। ठीक है, तो आगे जो है देखो, ये हमने रेड कलर करके लिखा हुआ है कि एक एक्सेप्शन थ्रो किया गया। एक्सेप्शन क्या है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इस चीज को तुम लोग चाहो तो लिख लो कि अगर हम लोग एरे में किसी ऐसे इंडेक्स को एसेस कर रहे हैं जो इंडेक्स हमारे एरे का नहीं है, तो हमारा रन टाइम सिस्टम जो है वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। एक्सेप्शन क्या जनरेट करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और ये वाला काम जो है हमारा सी में और C++ में नहीं हो रहा था। अच्छा, ऑब्जेक्ट नंबर 7 में आओ। तो ऑब्जेक्ट नंबर 7 में हम लोग बूलियन वेरिएबल का एक कंसेप्ट देख रहे हैं। देखो सी में बूलियन वेरिएबल नहीं है, तो जावा में बूलियन वेरिएबल है जो या तो ट्रू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हमने दो वेरिएबल लिया है, var1 और var2। var1 और var2 हमने दो वेरिएबल लिया है, और दोनों में हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है 5। ठीक है, और हमने एक बूलियन वेरिएबल लिया है रिजल्ट। ठीक है, और अब हम रिजल्ट में क्या असाइन कर रहे हैं, तो हम रिजल्ट में ये असाइन कर रहे हैं कि क्या var1 और var2 दोनों बराबर है। तो दिख रहा है कि var1 और var2 दोनों में जो है हमने क्या स्टोर किया है 5, तो ये क्या मिलेगा ट्रू। ये क्या हमको देगा ट्रू, और जब ये ट्रू देगा तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा ट्रू, रिजल्ट में स्टोर होगा ट्रू। और इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है प्रिंट कराया है, तो हमको रिजल्ट की वैल्यू क्या मिलेगी
ट्रू मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि बूलियन वेरिएबल के लिए 1 बाइट का मेमोरी लिया जाता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट, और उस 8 बिट में से हम लोग केवल एक सिंगल बिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सिंगल बिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? या ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए। तो अगर हमको ट्रू स्टोर करना है तो एक बिट पे हम लोग 1 रख देंगे, 1, और अगर फॉल्स स्टोर करना है तो हम लोग 0 रख देंगे। यानी बूलियन के केस में 7 बिट अनयूज्ड रह रही है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा बूलियन के बारे में। बूलियन का कोई कंसेप्ट जो है ये सी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों ने इफ एल्स सी में पढ़ा है। ठीक है, तो उस इफ एल्स को हम लोग यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो कंडीशन क्या लिखते हो? कंडीशन जो है तुम लोग लिखते हो इफ, और क्या होता है कंडीशन, ये कंडीशन लिखते हो इफ, और यहां पे लिखते हो क्या हो? कंडीशन। अब जरा देखो तो ऑब्जेक्ट नंबर 8 में मैंने क्या किया है, मैंने var1 और var2 दोनों को कंपेयर किया है। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया है, और रिजल्ट को मैंने किस में डाल दिया है? रिजल्ट नाम के बूलियन वेरिएबल में। तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया है? रिजल्ट में स्टोर हो गया है ट्रू। और ये देखो ये क्या है? तो ये इफ कंस्ट्रक्ट है, बड़ा सिंपल सा इफ कंस्ट्रक्ट हमने इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे लिखा है इफ रिजल्ट। तो रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है? तो रिजल्ट की वैल्यू है अभी ट्रू, यानी कंडीशन क्या मिला? ट्रू। और कंडीशन अगर ट्रू मिला है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो हमको यहाँ पे मिलेगा कि बोथ आर सेम। और अगर var1 और var2 में से किसी एक की वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? फॉल्स। और अब कंट्रोल हमारा कहाँ आएगा? तो अब कंट्रोल हमारा आएगा एल्स में, और क्या प्रिंट होगा कि बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अच्छा, सी में तुम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया होगा मेरे ख्याल से। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम लोग सी में कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किए हो। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? ये सी का एक लौता जो है टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग जावा में इसको इस्तेमाल करना चाहोगे तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा? तो कुछ ऐसे लिखना होगा, देखो, दिस इज द कंडीशन। और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है? तो हमको क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो वैल्यू देनी है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोगों ने कौन सी वैल्यू दी है? ट्रू। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमको क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। तो अगर var1 और var2 दोनों क्या है? बराबर है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, और नहीं बराबर है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और रिजल्ट में जो कोई वैल्यू आएगी हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है, हमारा ये आउटपुट स्टेटमेंट रिजल्ट की वही वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अपना अगला ऑब्जेक्ट क्या है? तो अगला ऑब्जेक्ट है कि कैसे हम लोग आस्की कोड प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आस्की कोड प्रिंट कराने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम लोगों को लूप चलाना है। और देखो, तो ऐसा लूप जो है तुम लोग सी में चलाए होगे। ठीक है, देखो हमने कैसा लूप चलाया है, इस तरीके से फॉर, और आई में हमने क्या असाइन किया है? तो कैरेक्टर ए, और क्या लिखा है कंडीशन? आई लेस देन इक्वल टू क्या? जेड, और आई प्लस प्लस। तो हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा? कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक चलेगा। ऐसा लूप जो है तुम लोग सी में जरूर चलाए होंगे। ठीक है, तो याद करो कि जब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम देखे थे ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आस्की कोड को प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? तो हम लोगों ने टाइप कास्टिंग किया था। उसी तरीके से ये जो आई है, इस आई को यहाँ पे हमने
टाइपकास्ट कर दिया है। कैसे टाइपकास्ट किया है? तो इंट, और अब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक का आस्की कोड 65 से लेके 90 तक का क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो आज का जो ये एजेंडा था, इस एजेंडे में मैंने ये बात शामिल किया है कि जितनी सी की नॉलेज तुम्हारे पास है, उस कंसेप्ट को जावा में हम लोग एज सच इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है कि सी और जावा एक साथ पैरेलली चल सकती है। ठीक है, तो अब जो है अगर कोई डाउट है तो उस चीज़ को जो है तुम लोग डिस्कस करो।